नमस्कार दोस्तों, ये स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 10 के लिए ये वीडियो है। आपको पता ही है कि मेरे इस चैनल से एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी पढ़ाई होती है और मैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाना है। आपको स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 का सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। ये स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 10 आज ही हो रहा है। इसके बाद स्टैंडर्ड 9th स्टार्ट होगा। तो स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th और 12th तो यहाँ तक मैं पढ़ा करके तब अपने चैनल पे समझूंगा कि मैंने हिस्ट्री पढ़ाया। तो एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते हैं तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वही स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो जहां जनरल नॉलेज की तैयारी होती है, आवश्यकता होती है, उसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो वे होते हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी की सिलेबस के हिसाब से। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने बनाने का प्रयास किया। तो आज आपको ये चैप्टर 10 है, किसका? तो स्टैंडर्ड 8 का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज स्वतंत्रता के बाद का भारत, आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या है, क्या हुआ, इसकी चर्चा इस पाठ में होने वाली है। तो एक नया और खंडित राष्ट्र, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो एक नया और खंडित राष्ट्र, आज़ादी के बाद जो भारत मिला वह खंडित था, वह टूट चुका था, एक से बढ़कर के दो हो गया था। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजिमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो यह आज़ादी के बाद ये खंडित राष्ट्र मिला, ये नया राष्ट्र था, तो ऐसी शासन व्यवस्था प्रस्तुत करनी थी जिसमें भारत एक रहे, बचा हुआ भारत जो बंटवारा के बाद बच गया था वह भी कम से कम एक रहे। तो ऐसी सर्वग्राह्य नीतियों के आधार पर गवर्नमेंट का संचालन करना था। जो बंटवारा के बाद भी तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। ये सब भारत में कैसे आए, इनकी एक समस्या थी इस नवजात राष्ट्र के प्रति। ठीक है, तो सब मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता की समस्या थी इस देश में आज़ादी के बाद। ठीक है, तो उस समय की एक घटना है जो यहाँ से समझ में आती है, वो देखिए। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये देश के लिए एक सदमा था। एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी कि शांतिवादी महात्मा गांधी, संत के पुजारी महंत महात्मा गांधी, अहिंसात्मक नीतियों के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी इस भारतवर्ष में। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी।
इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। अर्थात एकता एक समस्या थी नवोदित राष्ट्र के समक्ष एकता, और दूसरी समस्या थी एकता के साथ विकास, क्योंकि यहाँ गरीबी भी थी तो विकास भी एक समस्या थी। एकता पहली समस्या आज़ाद भारत में, दूसरी समस्या विकास की, तो विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था, जो हुआ भी देश में। कहीं न कहीं फ़र्क तो बढ़ा। अर्थात चलिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो इंडिया है और जो भारत है वह दो है। भारत मतलब ये साहित्यिक अभिव्यक्ति है। भारत का मतलब गरीब लोग जो देहातों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, जिनके पास अभाव है, और दूसरा वो है जो इंडिया है, जो अंग्रेजी समझता है, बोलता है, और वो शहरों में रहता है जहाँ पर डेवलपमेंट है। तो ये सब बात है। तो समस्याएं यही हैं। आज़ादी के बाद भी ये समस्या थी। अगर नीतियाँ सही ढंग से नहीं हों तो गरीबी और अमीरी का फ़र्क बढ़ जाता है, और उस समय जो नीति निर्देशक थे हमारे देश के, उनके समक्ष ये समस्या थी। नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला। सार्वभौमिक सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। लेकिन अपने यहाँ एक ही बार आज़ादी के साथ थोक के भाव में सबों को वोट देने का हक मिला। एक व्यक्ति एक वोट, उसकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। तो हमने इंसान में फ़र्क नहीं किया। हमने अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों को बराबरी की नज़रों से देखा। हमने शिक्षित और अशिक्षित में कोई फ़र्क नहीं किया। हमने सबों को एक वोट
के आधार पर बराबरी का अधिकार दिया और इसीलिए देश में सही मायने में बहुसंख्यक जनता सरकार बना पाती है। अगर बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, मूर्ख है, तो अनपढ़ और मूर्ख की ही सरकार बनती है। तो कहीं न कहीं अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वे बोले थे कि प्रजातंत्र क्या है, तो ये मूर्खों का शासन है। तो मूर्खों का शासन अगर है तो सही मायने में भारत में तो यह लागू होता ही है, क्योंकि राइट टू वोट को हमने क्वालिटी के आधार पर नहीं बांटा, उसे एक तरफ से सभी इंसानों को दिया। अंगूठा छाप व्यक्ति और एमए पास व्यक्ति सभी यहाँ एक ही नज़र से देखे गए, अर्थात अनपढ़ और अशिक्षित और शिक्षित में कोई फ़र्क नहीं किया गया। यह भारत की महानता है जो हमने सभी लोगों को बराबर माना। भले ही उसका मतलब भविष्य में ऐसा हुआ कि अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोग भी राजधानियों में पहुँचे, संसदों में पहुँचे, जिन्हें जानकारी कम थी देश की स्थिति की, जिसका फल ये हुआ कि वह अनाप शनाप निर्णयों को अपनी राजनीतिक पूंजी बनाने लगे, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आरक्षण के आधार पर देश को तोड़ तोड़ के वे एनी हाउ कुर्सियों पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं। और आज वही भारत है कि आप देखिएगा कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी नीतियों के आधार पर भारत को तोड़ने, भारत को टुकड़ों में शासित करने की कोशिश हो रही है। तो यही है ये प्रजातंत्र। ये 21 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को मताधिकार मिला, यह सार्वभौमिक मताधिकार मिला, बिना जाति धर्म के भेद के, बिना शिक्षा के आधार के, बिना धन के आधार के, सबों को बराबर की दृष्टिकोण से देखा गया। ये भारत की महानता आप मान सकते हैं कि सबों को एक समान से देख करके सबों को एक ही बार वोट दिया गया। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोगों को आज़ादी के बाद एक ही बार वोट देने का अधिकार दे दिया गया। उसमें कोई क्वालिटी और या कोई निर्णय देने की खासियत को महत्व नहीं दिया गया। ये भारत की महानता है। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। उसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो।
इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले से उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। ये सब उस समय की बातें हैं। भारत का जो प्राचीन आज का जो स्वरूप है वह कैसे बना, इस सब में इन बातों की भूमिका रही है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को
अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो उसमें अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था, जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भाषाई का मतलब भाषा से संबंधित, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी, क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में भाषाई मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए
आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आयोग ने सुझाव दिया था कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। भाषाई राज्यों का गठन। ये भाषाई राज्यों का गठन, ये नक्शा देखिए, ये सब भाषाई आधार पर बने रियासतें थी, और ब्रिटिश भारत पीला रंग में दिखाया गया है, और रियासतें ये सब थी जो इस रंग में है। ठीक है। भूतपूर्व रियासतें ये रंग, और अन्य राज्य फिर दूसरे रंग में इस नक्शे में दिखाया गया। ये उस समय के भारत की स्थिति है, ये नक्शा है। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए, तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसीलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। ठीक है। विकास की योजनाएं। अब राज्य जो बने, तो राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है? तो इसमें है कि सरकार से संबंधित, ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। सरकार से संबंधित ये राज्य, लेकिन यह अर्थ जो राज्य का है, यह देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, जहां राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच इस तरह का संतुलन बनाया जाएगा। इन सबको परिभाषित करना
योजना आयोग का काम था। योजना आयोग का इतना सा काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। अब पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता है, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना के जीवन पैदा नहीं करते। ये जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सकें। ये पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में ये नेहरू के विचार थे। भिलाई स्थित इसमें ये था कि लागू करने वाले व्यक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो सिर्फ लिख देने से कोई सरकार या कोई व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती है। ठीक है। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। भिलाई जो है वो सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ये शिक्षा के विषय में मीरा बहन के विचार थे, जो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। क्या मीरा बहन की मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे? इस बात पर हम लोग अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ समय ही हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर
सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। ये बात 2007 में हो रही है। राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चे को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तक की कई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। समस्याएं हैं, लेकिन हमने समाधान भी ढूंढे हैं और अगर समस्या है तो समाधान भी ढूंढा जाएगा। ये विश्वास अभी भी हमारे मन में कायम है। श्रीलंका में क्या हुआ? 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम सिलोन,
उस समय का नाम था सिलोन, सिलोन नाम था श्रीलंका का पहले, कि संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपका एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये स्टैंडर्ड 8 का भी आज ये अंतिम चैप्टर मैंने फिनिश किया। 6 और 7 का पहले ही फिनिश हो चुका है। अब कल से 9th का शुरू होगा, स्टैंडर्ड 9th का। तो वो 9th होगा, 10th होगा, 11th और 12th होगा। 6 से 12th तक NCERT हिस्ट्री का बुक अपलोड करना है मुझे, इसी तरह से पढ़ा करके। उम्मीद करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही बड़ा साधन साबित होगा। आप इसको देखते रहिए, कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।